हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू बंसल एकेडमी। तो आप सभी का हमारी लेक्चर कैडर की पीवाईक्यू सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले हम 2016 का पेपर जो है बायो का वो कंप्लीट कर चुके हैं। 2021 के पेपर का भी फर्स्ट पार्ट जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखना। ठीक है। इस वीडियो में हम 2021 के जो क्वेश्चन पेपर है उसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो कवर करने वाले हैं। एंड टेक ऐप जो कि बंसल एकेडमी की ही ऐप है, आप इसको गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, मॉक टेस्ट जो है आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। बहुत सारा स्टडी मटेरियल होगा, कुछ लेक्चर्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। चलिए, तो हम शुरू करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन को और इस पेपर के 26 क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है? द प्रिंसिपल नाइट्रोजीनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड इन ह्यूमन इज सिंथेसाइज्ड। देखो, नाइट्रोजीनस वेस्ट की बात की गई है। तो अगर हम नाइट्रोजीनस वेस्ट की बात करते हैं तो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजीनस वेस्ट है उसको बनाने का जो काम होता है वो होता है लीवर का। लीवर बेसिकली क्या करता है, जो अमोनिया होती है उसको कन्वर्ट करता है यूरिया के अंदर, और उसके बाद इसको कहाँ डाल देता है? ये ब्लड के अंदर डाल देगा। ब्लड के बाद ये जाएगा किडनी के पास। तो किडनी इसको क्या कर देगी? बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर देगी, है ना। तो बेसिकली अब पढ़ते हैं। किड क्वेश्चन क्या था? द प्रिंसिपल नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड इन ह्यूमन इज सिंथेसाइज्ड इन किडनी। नहीं बच्चे, सिंथेसाइज किडनी के अंदर नहीं होता है, लीवर के अंदर होता है। हाँ जी, इज सिंथेसाइज इन लीवर बट मोस्टली एलिमिनेटेड थ्रू किडनी। तो एकदम सही आंसर है ये, है ना। तो प्रिंसिपल नाइट्रोजनस जो कंपाउंड होता है ह्यूमन के केस में बच्चे, वो क्या होता है? वो यूरिया होता है। यूरिया बनता कहाँ पे है? यूरिया जो होता है वो बनता लीवर के अंदर है ना। और ये एक्सक्रीट किसके द्वारा किया जाता है? किडनी के द्वारा किया जाता है। गॉट इट। तो ऐसे ना, मतलब कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन हमारे पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं होते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंक्लूड्स ऑल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की बात करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं। कॉलेरा ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। मलेरिया एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। हीमोफीलिया जेनेटिकली, ये जेनेट मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, तो ये भी नहीं आएगा। तो गोनोरिया एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। हेपेटाइटिस बी भी है। क्लेमाइडोसिस भी है। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर है। मतलब अगर किसी को गोनोरिया के बारे में नहीं पता, हेपेटाइटिस बी के बारे में नहीं पता, क्लेमाइडियोसिस के बारे में नहीं पता, लेकिन आपको कोलेरा के बारे में तो पता है, आपको मलेरिया के बारे में तो पता है, आपको हीमोफीलिया के बारे में तो पता है, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं 28 क्वेश्चन की। द कॉक्सल ऑफ पेल्विक गर्डल इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ। देखो, जो हमारा पेल्विक गर्डल होता है ना, ये तीन बोन्स की फ्यूजन से बनता है। पहली जो बोन होती है वो इलियम होती है, फिर ईस्टियम होती है, फिर प्यूबिस होती है। तो ढूंढते हैं। पहले ऑप्शन में है इलियम, बिल्कुल सही है। ईस्टियम बिल्कुल सही है। प्यूबिस, अरे क्या बात है, मतलब हमें पहले ही ऑप्शन के अंदर ये सब कुछ मिल चुका है। तो ये हमारा हुआ करेक्ट आंसर। स्कैपुला ना ऊपर होती है, यहाँ होती है स्कैपुला, पेल्विक में नहीं होती स्कैपुला, है ना। स्कैपुला पेल्विक में होती नहीं है, बात ही खत्म होगी सारी, है ना। क्लेविकल होगी, ये होती नहीं है। ठीक है। तो पॉइंट क्लियर हुआ। तो क्या बोलेंगे? इलियम, ईस्टियम एंड प्यूबिस, ये तीनों बोन्स मिलती हैं, फ्यूज करती हैं, तब जाके पेल्विक गर्डल की फॉर्मेशन होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज कंसर्न्ड विद द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर को कौन सा जो पार्ट है वो रेगुलेट करता है? सेरिब्रा, मतलब मेडुला ब्लोगेटा, ये नहीं करता है। सेरिबेलम भी नहीं करता है। सेरिब्रम के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन प्रॉपर नहीं बोलेंगे। हाइपोथैलेमस, बिल्कुल। हाइपोथैलेमस जो होता है, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है? रेगुलेट करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या है? विच पार्ट ऑफ ओवरी इन मैमल्स एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर इवोल्यूशन। ये ध्यान रखना, आफ्टर इवोल्यूशन मतलब ऐसा है, इवोल्यूशन के बाद ये एक ओवरी है। ओवरी का कौन सा पार्ट है जो इवोल्यूशन के बाद एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है? देखो, ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ग्राफ फॉलिकल्स होते हैं। ये फॉलिकल्स मैच्योर करते हैं, मैच्योर करते हैं, और एक सबसे बड़ा फॉलिकल बनता है जिसको बोलते हैं ग्राफिन फॉलिकल, जिसके अंदर होता है एग। ये ग्राफिन फॉलिकल बाद में क्या करता है? एग को क्या कर देता है? रिलीज करता है, और खुद कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है यहाँ पे, कॉर्पस ल्यूटियम जो है यहाँ पे, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरॉन, है ना।
तो प्रोजेस्टेरॉन को क्या करेगा, ये रिलीज करेगा। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ये क्या है, ये है हमारा ग्राफियन फॉलिकल, है ना। तो अब देखो आफ्टर, अब देखो ध्यान से, आफ्टर क्या है, आफ्टर ओवुलेशन, आफ्टर ओवुलेशन ग्राफियन फॉलिकल जो था ये कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, किसके अंदर, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। तो यही तो पूछा है कि कौन सी स्ट्रक्चर आफ्टर जो एवोल्यूशन कन्वर्ट होती है एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर। तो आंसर क्या है यहाँ पे, ग्राफियन फॉलिकल। क्लियर है ना। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, ह्यूमन प्लेसेंटा इज ए डिराइव्ड फ्रॉम, बच्चे देखो ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जो ह्यूमन की प्लेसेंटा होती है बेसिकली इट इज अराइज फ्रॉम कोरियन। ये किससे बनती है, ये कोरियन से अराइज होती है। यहाँ पे अराइज होने की बात हो रही है, कहाँ से निकलती है, कोरियन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कैपेसिटेशन, क्लास के अंदर बहुत बार बताया है, कैपेसिटेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है। कैपेसिटेशन बेसिकली क्या होता है, मैच्योर होता है, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। तो बेसिकली होता क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होता है, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक होता है उसके अंदर होता है। तो क्या कैपेसिटेशन वासा डिफरेंट, ये तो मेल के अंदर हो गया, नहीं वासा डिफरेंशिया के अंदर भी नहीं, वेजाइना के अंदर भी नहीं होता बच्चे। फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक होता है, जो जेनाइटल ट्रैक होता है, इसी के अंदर बेसिकली देखा जाए। तो यहाँ पे भी अगर और करेक्ट किया जाए तो यूट्रस हम बोल देंगे, यूट्रस, है ना। यूट्रस के अंदर हम बेसिकली क्या होता है, यूट्रस के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, जो कैपेसिटेशन देखने को मिलता है। पॉइंट क्लियर हुआ, है ना। चलिए आगे चले, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। देखो ओवम का साइटोप्लाज्म डज नॉट कंटेन, ओवर के साइटोप्लाज्म का सेंट्रोसोम नहीं होता कभी। देखो इसके पास जो सेंट्रोसोम आता है ना वो मेल से आता है, याद रखना, मेल से सिर्फ न्यूक्लियस नहीं आता। जो मेल होता है ये साथ में क्या कैरी करता है, ये साथ में सेंट्रोसोम भी कैरी करता है। रही बात साइटोप्लाज्म की, इसके साइटोप्लाज्म का राइबोसोम भी होते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, लेकिन ये नहीं होता है। तो आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट कौन सा वाला आएगा, ऑप्शन ए आएगा। तो देखो फिर अगेन वही नोट, नोट कंटेन, मैंने बोला ना कि नोट वाले क्वेश्चन जो है वो ज्यादा आते हैं मास्टर हमारे लेक्चर ग्रेडर के क्वेश्चन के अंदर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन ह्यूमन प्रिवेंट डेसिकेशन ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द यूट्रस। तो इनसाइड दी मतलब डेसिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे एलेंटोइस आती है, जो इसका डेसिकेशन नहीं होता, ये रिलीज नहीं होती बॉडी के द्वारा, है ना, मैं ये प्रिवेंट ही करती डेसिकेशन को। तो एलेंटोइस यहाँ पे आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, एक्सेसरी सेक्सुअल करेक्टर इन फीमेल इज प्रोमोटेड बाय। देखो एक्सेसरी सेक्सुअल करेक्टर इन फीमेल इज प्रोमोटेड बाय, तो एक्स्ट्रा जो सेक्सुअल करेक्टर होते हैं फीमेल के अंदर ये किसके द्वारा प्रमोट किए जाते हैं, एंड्रोजन तो नहीं आएगा, टेस्टोस्टेरोन ये दोनों मेल के अंदर आ गए। अब ध्यान से देखना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में जो करेक्ट आंसर है वो एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन होता है जो एक्सेसरी जो सेक्सुअल करेक्टर होते हैं फीमेल के उनको प्रमोट करता है। अब किसी किसी के बच्चे मन में ये भी आ सकता है कि सर प्रोजेस्टेरोन क्यों नहीं, अरे भाई प्रोजेस्टेरोन किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, ये रिलीज किया जाता है कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा, है ना। अब अगर बेबी मैच्योर होगा, जो गर्ल है वो मैच्योर होगी तभी तो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। पॉइंट क्लियर हुआ ना। तो एस्ट्रोजन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिप्टोकिडिज्म इज ए कंडीशन इन विच, देखो क्या होता है, इस कंडीशन को समझो। अगर हम एम्ब्रियोनिक पीरियड की बात करते हैं ना, एम्ब्रियोनिक पीरियड की बात करते हैं, तो एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर जो टेस्टिस होते हैं इनसाइड द बॉडी होते हैं, या फिर एब्डोमेन बोल दो। अब बर्थ के टाइम पे ये टेस्ट मान के चलो, ये किसी का एब्डोमेन था तो एब्डोमेन के अंदर यहाँ पे टेस्टिस है। तो बर्थ के टाइम पे क्या होता है, ये जो टेस्टिस होता है ये एक ऐसे कैनाल के जरिए, एक कैनाल के जरिए टेस्टिस होते हैं, एक कैनाल के जरिए इस तरीके से ऐसे ऐसे बाहर आते हैं, है ना, एक कैनाल के जरिए क्या इस तरीके से बाहर आते हैं। इसको बोलते हैं डेहिसेंस ऑफ टेस्टिस, है ना। ये टेस्टिस ये सोक्रोटम है बेसिकली, ये क्या है बेसिकली सोक्रोटम है ना। ये बेसिकली क्या है, सोक्रोटम है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। अब क्रिप्टोक्रिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमेन के अंदर ही रह जाते हैं, वो नीचे आती नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है, स्पर्म्स आर नॉट फॉर्म नहीं आएगा, ओवरीज आर नॉट रिमूव नहीं आएगा, मेल हॉर्मोन्स आर नॉट एक्टिव नहीं आएगा, टेस्टिस फेल टू डिसेंड इन दी सोक्रोटम, यही एकदम इसका क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन, इन ह्यूमंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनपेयर्ड
मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अनपेयर्ड बतानी है। वर्सा डिफरेंशिया की बात करते हैं तो ये पेयर्ड होती है। सेमिनल साइकिल की बात करें तो ये भी पेयर्ड होते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिनको कॉपर ग्लैंड भी बोलते हैं तो ये भी क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। तो बच्चा क्या, प्रोस्टेट, ये पेयर्ड नहीं होता, ये सिंगल होता है। ये क्या होता है, सिंगल होता है। तो ये आ गया करेक्ट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द मिडल पीस ऑफ मेमेलियन स्पर्म पोजेस। तो देख लेते हैं, ये स्पर्म का मिडल पीस, ये इसका ऊपर वाला पीस, ये उसके बाद एक्रोसोम हो गया यहाँ पे, ये इसका आ गया मिडल पीस आ गया, और यहाँ से ये निकली इसकी टेल। तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के पीछे एक होता है ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल, यहाँ से ये मिडल पीस आ गया। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, है ना। तो देखो ध्यान से, मिडल पीस के अंदर क्या है, ये है इसका, ये एक्रोसोम है, ये है न्यूक्लियस, ये है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। यहाँ से ना स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है, ये है डिस्टल सेंट्रियोल, ये है माइटोकॉन्ड्रिया मिडल पीस के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्या है, ये है इसकी फ्लैजेला, या फिर इसको क्या बोल दो, टेल बोल दो। तो मिडल पीस के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल रहा है। ढूंढो। ये बोला माइटोकॉन्ड्रिया सेंट्रल, सेंट्रल नहीं होता है, सेंट्रल जोन नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल सही आंसर है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो ऊपर होता है ना। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी इन दोनों से क्वेश्चन आता है। देखो ये जो प्रोक्सिमल सेंट्रल होता है ना, ये एग के अंदर चला जाता है, ठीक है। और जो डिस्टल सेंटर होता है, इससे क्या बनती है, इससे फ्लैजिला बनती है। ये पेपर के अंदर क्वेश्चन है, पंजाब में पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और दोबारा से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। अरे प्लांट किधर से आ गया, चलो कोई बात नहीं, कर देते हैं। प्लांट के अंदर किंगडम, फाइलम, देखो फाइलम हमेशा किस में होता है, एनिमल्स में होता है। तो किंग फाइलम, फाइलम होता ही एनिमल में है, फाइलम होता ही एनिमल में है। देखो किंगडम के बाद डिवीजन आएगा, क्लास आएगा, ऑर्डर आएगा, फैमिली आएगा, जीनस आएगा, स्पीशीज। ये बिल्कुल, ये प्लांट की क्लासिफिकेशन एकदम सही है, ये प्लांट की क्लासिफिकेशन एकदम सही है। प्लांट के बारे में ही पूछा था, एकदम सही क्लासिफिकेशन है ये प्लांट की। नीचे वाले को देख लें, नीचे वाले के अकॉर्डिंग पहले डिवीजन आ रहा है। अरे भाई साहब, हमें इतना तो पता ही है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, 40th क्वेश्चन। द फंजाई लिविंग ऑन डेड डिकिंग मैटर। देखो ध्यान से, एक फंजाई कहां पे रही है, डेड डिकिंग मैटर के ऊपर रह रही है। ओफन, कभी कभी, इनकैपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। कभी कभी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को इनकैपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग, मतलब कभी कभी ये इन्फेक्ट नहीं करती लिविंग ऑर्गेनिज्म को। दे आर नोन एज, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई मुझे लगता है। देखो फंगस, पहली बात तो अगर मैं फंजाई की बात करता हूं, तो फंजाई बेसिकली क्या होती है, सेप्रोफिटिक होती है नेचर में, सेप्रोफिटिक होती है नेचर में। सेप्रोफिटिक का मतलब है डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये क्या करती है, ग्रो करती है। ये डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करती है, ग्रो करती है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फंजाई होती है बेसिकली वो ओब्लिगेट है, किसके लिए, डेड ऑर्गेनिज्म के लिए, उन्हीं के ऊपर ग्रो करती है। तो हम उनको बोलेंगे ये क्या होती है, ओब्लिगेट, ओब्लिगेट सेप्रोब है, सेप्रोब है। सेप्रोब का मतलब समझे, ओब्लिगेट का मतलब क्या है, कि हमेशा ही ये क्या करेगी, ये लिविंग जो डेड ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर क्या करती है, ग्रो करती है। तो वही तो इसने बोला है, द फंजाई लिविंग ऑन डेड डिकेइंग मैटर आर ऑफन इनकैपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग लिविंग। भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म को कभी भी इन्फेक्ट नहीं कर सकती है, लेकिन जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हमेशा ही क्या करती है, उसके ऊपर हमेशा ही ग्रो करती है। तो ये हमेशा ओब्लिगेट का मतलब क्या होता है, जरूरी। ओब्लिगेट का मतलब क्या है, परमानेंट। क्या मतलब है इसका, परमानेंट। तो ये परमानेंट क्या होगी, सेप्रोफाइट होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्म क्या निकल जाती है यहाँ पे, ओब्लिगेट सेप्रोब है। ये ओब्लिगेट सेप्रोब का मतलब है कि ये जो फंजाई होती है ये परमानेंट क्या है, सेप्रोफाइट है। हमेशा ये डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही क्या करती है, ग्रो करती है ना। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आइसोलेशन ड्यूरिंग कोविड 19 इज करेक्ट। इट इज यूज्ड फॉर पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड 19 सिम्टम्स और हु हैव टेस्ट पॉजिटिव फॉर द वायरस। बिल्कुल सही बात है, हम कोविड 19 का वायरस उसी में से निकालेंगे जो सफर है ऑलरेडी। नेक्स्ट क्या है, इन आइसोलेशन मीन बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द अदर पर्सन
मेनली इन ए मेडिकल फैसिलिटी वेयर वन कैन रिसीव क्लिनिकल केयर। मतलब ये भी बात सही है कि आइसोलेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है, सेपरेट करना होता है किसको, वायरस को, है ना, जिस भी पर्सन के अंदर इन्फेक्शन है वहां से उस पर्सन से वायरस को क्या करना है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, आइसोलेशन की बात हो रही है यहाँ पे। आइसोलेशन मीनिंग बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द अदर पर्सन मेनली इन ए मेडिकल फैसिलिटी। मतलब मान लो किसी को कोविड है तो उसको क्या किया जाएगा, आइसोलेट किया जाएगा किसी दूसरे पर्सन से। तो एक बात ये भी यहाँ पे सही है, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम सही निकल के आती हैं। पहली स्टेटमेंट यही बोलती है, पहली स्टेटमेंट क्या बोलती है, इट इज यूज फॉर पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड, मतलब कोविड-19 जिसको होगा उसको भी आइसोलेट किया जाएगा, या फिर जिसके अंदर जो टेस्ट के लिए पॉजिटिव होगा उसको सेपरेट रखा जाता है, आइसोलेट किया जाएगा। दूसरा इसका मतलब क्या होता है कि किसी पर्सन को बाकी पर्सन से क्या करना, सेपरेट करके रखना, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली रेगुलेट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल एंड टू एंड फॉर्म। भाई ऐसा है, ये एक सेल है, इसके अंदर इस चीज ने इसके अंदर आना है, तो अंदर आने के लिए सबसे पहले किसको फेस करेगा, सेल की मेम्ब्रेन को ही फेस करेगा, है ना। अब देखो सेल की मेम्ब्रेन जो है वही तो एक ऐसी रेगुलेटरी ऑर्गेनली है जो क्या करती है, जो इनसाइड एंड आउटसाइड जो एंट्री होती है मॉलिक्यूल की उनको रेगुलेट करती है। तो लाइसोसोम यहाँ पे नहीं आएगा, गोल्जी बॉडी नहीं आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सेल मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही सोच रहे हो। किसी के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि सर सेल वॉल क्यों नहीं आएगा। अरे भाई साहब, सेल वॉल तो होती डेड है ना, वो तो कुछ काम ही नहीं करते, वो तो डेड है। उसके अकॉर्डिंग क्या आओ जाओ उसको कोई लेना देना नहीं होता। तो रेगुलेशन की जहां पे बात आती है वहां पे हम बात करते हैं किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड। देखो लिपिड की फॉर्मेशन के लिए हमेशा और हमेशा याद रखना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी स्मूथ वाला, वो काम में आता है। साइटोप्लाज्म नहीं आएगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आएगा, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली इज कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग। भाई डाइजेस्टिव बैग मतलब ऐसी ऑर्गेनली जिसके पास डाइजेशन के लिए एंजाइम भरे पड़े हैं, जिसको अगर वो ऑर्गेनली गड़बड़ आ जाए ना तो कभी कभी खुद के सेल को खत्म कर देती है, सुसाइड कर देती है, इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। तो आंसर न्यूक्लियस नहीं आएगा, हाँ जी आंसर बिल्कुल सही, आंसर क्या आएगा, लाइसोसोम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो माइटोकॉन्ड्रिया देखो एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसका नाम नूम सब रखा गया था एल्टमैन के द्वारा, तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, एल्टमैन आएगा, तो ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज दैट आर बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन आर कॉल्ड। देखो ऐसा है, ये पिगमेंट है किसी ऑर्गेनेल के अंदर है, ये इसके पास क्या है, मेम्ब्रेन, तो इसको हम ना प्लास्टिड बोलेंगे। अरे प्लास्टिड ही बोलते हैं ना, प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, है ना ऐसे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट होते हैं, तो प्लास्टिड। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्लोरोप्लास्ट क्यों नहीं। मेरे भाई देखो ना, प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी आ गया, प्लास्टिड के अंदर हमारा जो ल्यूकोप्लास्ट भी आ गया, प्लास्ट के अंदर हमारा क्रोमोप्लास्ट भी आ गया, तो इसके अंदर तो तीनों चीजें कवर हो रही ना, तो हम इसको फॉलो करेंगे ना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल विच प्रोड्यूस ए फिनोटिपिक इफेक्ट ऑन म्यूटेशन। बहुत अच्छी बात है, म्यूटेशन की बात हो रही है तो म्यूटोन आंसर कर दो, बस खत्म। मतलब देखो क्या बोलता है, एक जीन है, ये क्या एक जीन है, तो विच प्रोड्यूस ए फिनोटिपिक इफेक्ट ऑन म्यूटेशन, मतलब ऐसा मान के चलो कि इस जीन के अगर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को चेंज कर दिया जाए ना तो बवाल हो जाता है भाई साहब, है ना। जैसे याद करो सिकल सेल एनीमिया, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड को चेंज किया तो उसको म्यूटेशन ही तो बोलेंगे। तो म्यूटन वो चीज होती है जिसके अंदर एक सिंगल, अगर सबसे छोटी बात की गई ना यहाँ पे, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात कीजिए है, तो सबसे छोटी जो म्यूटेशन होती है उसको हम म्यूटन भी बोल देते हैं, जिसको हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विच टर्म रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर। अब पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर को बच्चे एलिलो, देखो एलिलोमोर्फ, तो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर को बेसिकली, अरे पता क्या पूछा है, पागल बना रहे हैं सारे मिलके अपने को, क्या बोले, ये एलील की डेफिनेशन है। एलील क्या होता है, एलील की डेफिनेशन क्या होती है, पेयर ऑफ ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर, यही होता है ना एलील। तो एलील किसका पार्ट होता है, जीन का। तो बेसिकली ना यहाँ पे एलील ही पूछ रहे हैं, और एलील का दूसरा नाम क्या होता है, एलिलोमोर्फ। एलील का ही दूसरा नाम क्या होता है, एलिलोमोर्फ होता है। देखो कितना एग्जामिनर वाले कितना दिमाग लगाते हैं ना, हम तो क्रैक तो हम कर ही देंगे, हम चीजों को डिकोड कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है,
द जियोमेट्रिकल डिवाइस दैट हेल्प्स टू फाइंड आउट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज। देखो मैं बताता हूं, एक था कैपिटल टी, स्मॉल टी, इसका क्रॉस करवाया कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, इससे दो गैमेट बने, कैपिटल टी बना स्मॉल टी बना, इससे भी दो गैमेट बने, कैपिटल टी बना स्मॉल टी बना। फिर मैंने इसको सॉल्व करने के लिए एक इस तरीके से एक बॉक्स बनाया, इसको इस सॉल्व करने के लिए मैंने एक इस तरीके से क्या किया, एक बॉक्स बनाया। मैंने एक तरफ इसके गैमेट रख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, एक तरफ इसके गैमेट रख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ये मैंने एक बॉक्स की फॉर्मेशन की, ये मैंने एक बॉक्स बनाया। अब कमेंट बॉक्स के अंदर मजा ही आ जाएगा, कमेंट बॉक्स में बता दो कि इस बॉक्स को क्या बोलते हैं। बस यही पूछा है, ए जियोमेट्रिकल डिवाइस दैट हेल्प्स टू फाइंड ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, है ना। तो इसको आपने बताना है, ये क्या, मान लो ये फीमेल गैमेट है, यहाँ पे है मेल गैमेट, तो आपने बताना है इस डिवाइस को, इस बॉक्स को क्या बोलते हैं, यही आपका सिंपल सा आंसर है। तो वेट करूंगा मैं आपके कमेंट की, है ना। तो आज का हमारा कार्रवाई यही खत्म होती है। जो टेक ऐप है इसको जरूर डाउनलोड करना, मॉक टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, बहुत सारे नोट्स मिलेंगे, बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी। अरे कर लो प्रिपरेशन यार, करवा रहे हैं तो, है ना। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इस पेपर को पूरा ही खत्म कर देंगे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।